Hello everyone, good evening. Welcome back to my channel. लेट्स लर्न क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपनी DLED BTC फोर्थ सेमेस्टर की मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारी फोर्थ सेमेस्टर की मैथ्स की फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था। आज हमारी फोर्थ सेमेस्टर की सेकंड क्लास है। कौन सी क्लास है? आज हमारी सेकंड क्लास है, जिसको हम आज से क्या कर रहे हैं, अपने शुरू कर रहे हैं। मैथ्स की आप लोगों की क्लासेस इतने दिन से हो नहीं पा रही थी, पर अब से आप लोगों की मैथ्स की क्लासेस है वो शुरू हो गई हैं। तो इसलिए आज हमारी मैथ्स की कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है। मैथ्स का हमारा पेपर कौन सा होता है? पेपर नंबर 4 होता है, जो आज हमारी इसकी सेकंड क्लास है। और आपका चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है हमारा करनी एवं घातांक। सिलेबस हम लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो पूरा मैं बता चुकी हूँ कि हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं अपने मैथ्स के अंदर। मैथ्स की क्लासेस आप लोगों की रेगुलर चला करेंगी। अब तक नहीं चली थी, पर अब से रेगुलर चला करेंगी। एक दिन मैथ्स की होगी और एक दिन किसकी हुआ करेगी? इंग्लिश की। मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस डेली आप लोगों को ऐसे ही मिलेंगी, एक दिन मैथ्स की और एक दिन इंग्लिश की। और दूसरी आप लोगों की एक तो आरंभिक स्तर पर भाषा, उसकी क्लास आप लोगों की चल रही है। सेकंड चल रही है शैक्षिक प्रबंधन एंड प्रशासन है। दूसरा जो पेपर है हमारा, उन पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं। आज हमारी उसकी BTC की क्लास जो है वो स्टार्ट हो रही है फोर्थ सेमेस्टर वालों की। मैथ्स की प्रॉपर आप लोगों की प्लेलिस्ट फोर्थ सेमेस्टर की बना दी है। हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस की प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दी है। आप लोग चाहें तो चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों की क्लासेस अब से शुरू हो रही हैं। धीरे धीरे हम लोग आराम से समझते हुए चलेंगे, क्योंकि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स ये भी नहीं है कि बहुत एकदम लाइटली लेने वाला है, क्योंकि मैथ्स हमारा टफ़ है। तो अगर हम अभी से धीरे धीरे नहीं करेंगे तो एंड तक हमारा सिलेबस नहीं हो पाएगा। और हो भी अगर बिल्कुल एंड में जाके होगा तो रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मैथ्स की क्लासेस को हल्के में नहीं लेना है। मैथ्स हम लोगों की टाइम से अपनी पूरी करनी है, ताकि प्रैक्टिस और रिवीजन जो है वो हम कर पाएँ। ठीक है, तो मैथ्स की क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो रही है। कोशिश करूँगी कि मैं जितना भी आप लोगों का पेपर से रिलेटेड है, जिस तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को करा पाऊँ, चाहे क्लासेस कितनी भी हो। ठीक है, आज से हमारी स्टार्ट कर रही हूँ। आज हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है, जिसके बारे में आपको पता भी होगा, करनी एवं घातांक। कौन सा पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे करनी एवं घातांक। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जिसके बारे में हमको क्या करना है? पढ़ाई करनी है। आज हमारी फोर्थ क्लास है जो आप लोगों की स्टार्ट हो रही है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अपनी क्लासेस को क्या करते हैं? शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है करनी, करणीगत राशि, करनी चिन्ह तथा करनी का घातांक। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? करनी, करणीगत राशि, करनी चिन्ह तथा करनी का घातांक। किसका घातांक? करनी का घातांक। आज और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रेडिकल, रेडिकेंड, रेडिकल साइन एंड इंडेक्स ऑफ रेडिकल। करनी को वैसे स्क्वाड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम इसको स्क्वाड भी बोला जाता है। ठीक है, करनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वाड भी हम जो है कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले करनी के बारे में और घातांक के बारे में। यहाँ से हर साल 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है इस चैप्टर से। ऐसी कोई भी ईयर हमारी नहीं गई है जो आप लोगों का इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है ना पूछा गया हो। हर साल यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। एटलीस्ट कम से कम हम मान के चलिए 1 से 2 मार्क्स का। कितने नंबर का? 1 से 2 मार्क्स का जो हमारा पेपर है वो हमारा इसी चैप्टर से बनता है। किससे बनता है? इसी चैप्टर से हमारा 1 से 2 नंबर का पेपर यहाँ से ज़रूर ही आता है। 1 हो चाहे 2 नंबर का आए, चाहे बिल्कुल भी नहीं आए, लेकिन हम लोग क्या करना है? मैथ्स का अपना जितना भी सब्जेक्ट, जितनी भी हमारे चैप्टर हैं उनको सारे के सारे करने हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट चैप्टर है कौन सा? करनी, करणीगत राशि, करनी चिन्ह और करनी का घातांक। अच्छा, सबसे पहले हमको ये पढ़ना है कि परमेय संख्या क्या होती है। ये बताइए, परमेय संख्या जो होती है वो हमारी होती क्या है? हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, सेकंड में पढ़ा होगा, थर्ड में पढ़ा होगा। ये हमने परमेय संख्या हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई, प्राकृतिक संख्याएं हो गई, सम संख्याएं हो गई, इनके बारे में तो हमने पढ़ा ही है। क्या पढ़ा? इनके बारे में हमने पढ़ाई है। लेकिन एक बार फिर भी जो है ना, रिवीजन कर लेते हैं। बाई चांस क्या होता है कि क्वेश्चन मैथ्स में तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए,
कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, सह संख्याएं क्या हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्णांक कौन से होते हैं। पूर्णांक कौन से होते हैं सर बताइए, पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे -2, -3, 1, 2, 3, ये सारे हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है। सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से विभाजित हो जाती है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो 2 से विभाजित नहीं होती है। सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो केवल खुद से और किससे होती है, 1 से विभाजित होती हैं। ठीक है, वो सहभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हम पढ़ेंगे परमेय संख्या, किसके बारे में, परमेय संख्या क्या होती है, किसके बारे में, परमेय संख्या क्या कौन सी होती है, जिनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर कहा जाता है जिनको। कौन सी होती हैं, जिन संख्याओं के P/Q के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वे संख्याएं कौन सी कहलाती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्या, जिनको आप P/Q है, ऐसी कौन, मतलब वो वाली संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आप उदाहरण में हमने ले लीजिए कि 1/2 हो गई, क्या लीजिए 1/2 हो गई, 2/3 होगी। इनको हम किस में लिख पा रहे हैं, P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। किसके अपॉन उसमें लिख पा रहे हैं, अनुपात में, P/Q के अनुपात के रूप में इनको क्या कर रहे हैं, व्यक्त किया जा सकता है। वे सभी संख्याएं क्या होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। क्या कहलाती हैं, वो कहलाती है हमारी परमेय संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती हैं, परमेय संख्या कहलाती है। और ये जो Q होता है ना, ये इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, Q जो होता है हमेशा ये इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी Q कभी 0 नहीं हो सकता, तो वो परमेय संख्या नहीं होगी। अगर वो Q इज इक्वल टू अगर 0 है तो वो आपकी परमेय संख्या नहीं होगी। इसलिए Q इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब Q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारी कौन सी होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। अच्छा, अपरमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, कौन सी, नेक्स्ट है हमारी अपरमेय संख्याएं। कौन सी, अपरमेय संख्याएं होती हैं, जिनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहा जाता है। कौन सी, वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता, वैसी संख्याएं जिनको हम P/Q के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर P और Q दोनों पूर्णांक हैं। जहाँ पर क्या होता है, P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं, Q कभी भी शून्य ना हो। क्या होता है, Q जो यहाँ पर क्या ना हो, कभी भी शून्य ना होता है। जो संख्या परमेय संख्या ना हो वही अपरमेय संख्या कहलाती है। देखिए, अपरमेय संख्या को हम कैसे पता कर सकते हैं, पहले अपरमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सके। सेकंड हम ये देख सकते हैं कि जहाँ पर P और Q दोनों क्या हो सकते हैं, पूर्णांक हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर P और Q दोनों पूर्णांक हो सकते हैं, और Q तो हमेशा जो शून्य कभी नहीं होना चाहिए। Q क्या होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी Q कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। जो संख्या परमेय संख्या नहीं होती है वह कौन सी होती है, अपरमेय संख्या होती हैं। उदाहरण में जैसे ले लीजिए √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गई, और √27, √35, 5, ये मतलब ये क्या होते हैं, ये हमारी कौन सी अपरमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं, ये हमारी अपरमेय संख्याएं होती हैं। जो हमारा जो चैप्टर है उसमें हमें क्या पढ़ना है, करनी। करनी क्या होती है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। करनी मतलब करनी का अर्थ क्या होता है, करनी होती क्या है। देखिए, जिस संख्या का क्या मतलब, जिस संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता, जिसका हम क्या नहीं कर सकते, मूल जो है ना पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसी संख्या के मूल को करनी कहते हैं। क्या कहते हैं, करनी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सर्ड्स बोलते हैं, या फिर अमूलक संख्या या फिर इरेशनल क्वांटिटी इंग्लिश में कहा जाता है, वो कहा जाता है। कोई भी पूर्ण अथवा परमेय संख्या करनी नहीं हो सकती। देखो, कोई भी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं या फिर परमेय संख्या होती है वो क्या नहीं हो सकती, करनी नहीं हो सकती। करनी का अर्थ क्या होता है, जिसका आप पूरे तरीके से, जिसकी जो मूल मतलब उसकी वैल्यू है ना, उसका ज्ञात नहीं कर सकते। क्या नहीं ज्ञात नहीं कर सकते, मूल ज्ञात नहीं कर सकते। जिस संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसी संख्या के मूल को क्या कहते हैं, करनी कहते हैं। क्या कहते हैं, करनी कहते हैं। अब ये तो ना तो पूर्ण संख्याएं हो सकती, ना परमेय संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 पूर्ण संख्या होती हैं, और ना ही ये परमेय संख्या। परमेय संख्या कौन सी होती है, जो P/Q के फॉर्म में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है, P/Q में लिखी जाती है। ये हमारी क्या नहीं हो सकती, करनी नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती,
करनी नहीं हो सकती। करनी कौन कौन सी होती है? जैसे √2, जिसका आप ये बताइए कि आप √2 का आप इसका मूल निकाल सकते हैं? निकालिए, निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू हम मान जो है वो निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। √2 का हम मान पूरे तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। √3 हो गया, 3 √3 हो गया। ये क्या हमारी क्या है? करनी है। क्या है? करनी है। क्या है? उदाहरण में आप ये ले सकते हैं, इनका मूल क्या कर सकते हैं? पूरी तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। करनी का चिन्ह क्या होता है? करनी का क्या होता है? चिन्ह। करनी का चिन्ह हमारा क्या होता है? ये होता है। करनी का जो चिन्ह होता है वो होता है n√। इसको ये होते हैं मूल। क्या कहते हैं? ये n√, ये इस टाइप से क्या होता है? ये हमारा करनी का क्या होता है? चिन्ह होता है। करनी का चिन्ह क्या होता है? जो संख्या किसके अंदर लिखी होती है? रूट के अंदर। किसके अंदर? वर्ग के अंदर। और रूट ये तो है ना, मूल, इसको इसी को तो कहा था मूल। तो n√, के अंदर लिखी होती है। n यहाँ पर कोई भी हमारी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या हो सकती है, जैसे 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? यहाँ पे हमारा कुछ भी हो सकता है, वो होती है। और देखिए नेक्स्ट है ये, और जो करणीगत संख्या हमारी कौन सी होती है? अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है n√x, ये हमारे फॉर्म में लिखी हुई है, जहाँ पर n आपकी कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है। और x भी कोई संख्या हो सकती है आपकी। x हमारी क्या हो? वो पूर्ण परमेय संख्या नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? पूर्ण परमेय संख्या जो है नहीं होती है। उसके अंदर कोई लिखा हुआ है, तो आप ये मान लीजिए जहाँ पे 1 2 3 कुछ भी लिखा हुआ है इसके अंदर, अगर कोई संख्या है, तो ये n जो होती है, x जो होती है, वो क्या कहलाती है? करणीगत राशि कहलाती है। क्या कहलाती है? करणीगत राशि कहलाती है। और जो n है, n क्या है? करनी का घातांक है। क्या है? n क्या होती है? करनी का घातांक होती है। n क्या होता है? करनी का घातांक होता है। करनी का जो चिन्ह है, करनी का चिन्ह क्या होता है? करनी होती क्या है? सबसे पहले तो हमको ये पता होना, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सर्ट्स क्या बोलते हैं? सर्ट्स कहते हैं। करनी क्या होती है? जिस संख्या का आप मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं कर सकते, जिसको जो मूल है वो हम पूरी तरीके से ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसी संख्या के मूल को क्या कहते हैं? करनी कहते हैं। जैसे √2 हो गई, √3 हो गया, इनका हम मूल ज्ञात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब करणीगत संख्या कौन सी होती है? जो इस मूल के अंदर लिखी जाती है। किसके अंदर? ये मूल से n, इसका इस प्रकार से चिन्ह है हमारा करनी का। करनी का क्या है? ये चिन्ह है। करनी का जो चिन्ह है वो क्या होता है? n√x, सॉरी n√, ये तो हमारा इसका क्या होता है? करनी का चिन्ह होता है। क्या होता है? करनी का हमारी का चिन्ह होता है। ठीक, करनी का क्या होता है? चिन्ह होता है। अब करणीगत राशि कौन सी होगी? जो संख्या इस प्रकार से लिखी होती है। किस प्रकार से लिखी होती है? आप ऐसे लिखिए, कोई संख्या है, मान लीजिए हमारी लिखी हुई है 3 √125, तो ये एक करणीगत संख्या है। क्या है ये? करणीगत संख्या। अब इसमें ये बताइए कि इसमें जो हमारी करणीगत राशि कौन सी है? करणीगत राशि कौन सी है? इसके आधार पे हमको ये बताएं कि ये जो लिखा हुआ है 3 √125 के आधार पर आप हमें ये बताएं कि ये जो इसके अंदर करनी का घातांक कितना है? करनी का घातांक क्या है? करनी का घातांक क्या है? करनी की पावर क्या है? घातांक को इंग्लिश में हम पावर भी कह सकते हैं ना। पावर क्या है? तो करनी की घातांक क्या है? 3। कितना है? 3 है। और करणीगत हमारी राशि कौन सी है? करणीगत राशि क्या है? राशि हमारी ये है 125। क्या है? 125 है। तो करनी होता क्या है? करनी के बारे में सबसे पहले ये पता होना चाहिए, करनी होती क्या है? क्या होता है? करनी हमारा होता क्या है? करनी क्या होता है कि जिस संख्या का मूल पूर्णतः हम ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसी संख्या के मूल को करनी कहते हैं। यानी जिस संख्या का हम पूरी तरीके से मान नहीं निकाल सकते, उसका मान नहीं ज्ञात कर सकते, वो क्या कहलाती है? हमारी करनी कहलाती है। वो संख्या हमारी क्या कहलाती है? करनी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने हैं करनी के कुछ नियम। क्या पढ़ने हैं हमको? करनी के
नियम पढ़ने। क्या पढ़ना है? अब करनी के हमको क्या दिए हुए हैं? कुछ नियम बताए गए हैं, उन नियम के बारे में हमको क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, करनी के नियम के बारे में पढ़ना है। और एक मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? घातांक के बारे में और पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? घातांक के बारे में हमको पता होना चाहिए। घातांक के बारे में बताते हैं, रुकिए। देखिए, घात क्या होती है? घात का मतलब क्या होता है? पावर। घात का मतलब होता क्या है हमारा? पावर। घात को क्या कह सकते हैं आप? पावर कह सकते हैं। घात को हम क्या कहते हैं? पावर। इस इंग्लिश में हमको क्या बोलते हैं? पावर। घात को क्या कहा जाता है? पावर। यानी वे संख्या जिनको हम घात के रूप में लिखकर व्यक्त कर सकते हैं, उन संख्याओं को जिनको आप घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कोई बड़ी से बड़ी संख्या दी गई होती है ना, उसको आप संयुक्त करके लिख दो, यानी उसको छोटी सी फॉर्म में लिख देना। ठीक है, वे संख्या जिनको हम घात के रूप में लिखकर व्यक्त कर सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? घातांक कहा जाता है। मान लीजिए 25 को आप कैसे लिख सकते हैं? 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। यानी 5 गुणा 5 दो बार आ रहा है, हमने क्या कर दिया? इन दोनों को अभाज्य गुणनखंड में किस में कर सकते हैं? जो मतलब जिस संख्याओं को आप क्या कर सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड में तोड़कर क्या कर सकते हैं? उनको घातों के रूप में लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? घातों के रूप में लिख देते हैं। वही हमारी क्या कहलाती है? घातांक कहलाता है। क्या कहलाता है? वही हमारा क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। तो चलिए करनी के नियम के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? करनी के जो नियम हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जो करनी के नियम बताए गए हैं, उनकी कुछ फॉर्मूले हैं करनी से रिलेटेड, वो हमको पता होने चाहिए। करनी के नियम पढ़ते हैं। चलिए, पहला क्या है कि करनी जो होती है, करनी की सबसे पहला करनी का नियम, करनी का नियम। करनी का पहला नियम ये होता है कि अगर हमको दिया हुआ है n √a और इसकी पावर हमको दी हुई है n, तो क्या है? ये हो जाता है a और 1/, ये √n को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/n लिख सकते हैं। और इसकी पावर n होने के बाद में ये n से जब n कट जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या बचेगा? n बचेगा। क्या बनेगा? n बचे, मतलब a बचेगा। तो करनी का पहला नियम ये होता है, अगर यदि हमको कोई करनीगत राशि इस प्रकार से दी हुई है कि n √a की पावर n दी गई, क्या दी गई है? n √a की पावर n दी गई है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? वो हमारा अगर उसका मान ज्ञात करेंगे तो वो क्या निकल कर आएगा? वो a निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? a निकल कर आएगा। उदाहरण में आप एग्जाम्पल में ऐसे ले लीजिए, अगर कोई हमको दिया हुआ है कि हमें राशि दी हुई है 3√64, क्या दिया हुआ है? 3√64 दिया गया। अब हमें इसका उसने बोला है कि इस करनीगत राशि का आप मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, √3 को हम अगर इसको √3 को दूसरी तरफ लेके जाएं तो हम इसको करनीगत राशि को हम घातांक के रूप में कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं इसको? ये लिख सकते हैं, ये 3 जाने के बाद में 1/3 हो जाता है। √3 को अगर हम हटाएंगे, घात के रूप में लिखेंगे, तो क्या हो जाता है? 1/3 हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ये अंदर 64 है, इसको आप तोड़िए। √64 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 64 को आप घातों के रूप में कैसे कर सकते हैं? तो ये अभाज्य गुणनखंड करने आते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। क्या करेंगे? 64 के हम क्या कर लेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। या फिर अगर हमको पता है कि 6 को घात के रूप में लिख लीजिए, 64 को किसके रूप में लिख लीजिए? घात के। तो क्या हो जाता है? 4 × 4, 4 4 जा 16 और 16 4 जा क्या होता है? 64। 64 जा क्या होता है? 64 होता है। तो एक घात के रूप में कैसे लिखा जाएगा? 3 मान लीजिए 4 की घात कितना? 3। 4 की घात क्या हो गई? 3। तो अब ये देखिए, ये बन रहा है या नहीं बन रहा है? ये वाली हमारे इसका पहला नियम इसके ऊपर फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है कि 3 √4 और 4 की पावर कितनी दी हुई है? घात दी हुई है कितना?
3 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 3। तो ये फॉर्मूला हमको बताया गया है कि यदि अगर n अंडर रूट a की पावर n है तो ये क्या आती है, ये क्या आता है a आता है, क्या आता है a आता है। तो a कितना है इसका 4 आएगा, कैसे आएगा, कैसे देखिए जब भी हम इसको अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 की पावर 3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो जब हम अंडर रूट 3 को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 को जब आप हटाओगे तो ये इधर तरफ जाकर क्या बन जाएगी 1/3, घात के रूप में लिखेंगे तो कितना बन जाएगा 1/3। जब हम 1/3 को कैसे करेंगे 4 3 की पावर गुणा a ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा 4 बचा, तो 4 ही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो घात का करनी का जो पहला नियम है वो क्या कहता है कि अगर n अंडर रूट a की पावर n दी गई है तो वो क्या हो जाती है, वो मतलब जो उसका मान निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है, मान निकल कर आता है एक, क्या निकल कर आता है एक हमारा मान निकल कर आता है। तो यही हमारा क्या है करनी का फर्स्ट नियम है। करनी का क्या है पहला नियम हमारा ये था। करनी का हमारा पहला नियम क्या है कि n अंडर रूट a, क्या n अंडर रूट a की पावर n है तो जो मान निकल कर आता है वो कितना निकल कर आता है, वो आता है a। क्या मान निकल कर आता है हमारा a निकल कर आता है। ठीक है, जैसे ये हमने यहाँ पे मैंने ये वाला एग्जाम्पल आपको दे के दिखाया, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल है मेरा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। कैसे लिया 3 अंडर रूट 64 करा हमने। जब इसको हमने 64 को हमने क्या किया कि इसको हम मान ज्ञात करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, तो हमने इसको छोटे फॉर्म में किया। क्या किया 64 को घात के रूप में तोड़ लिया। किसके फॉर्म में तोड़ लिया, घात के रूप में तोड़ लिया, क्योंकि हमें पता है कि 4 की घात 3 कितना होता है 64 होता है, 4 गुणा 4 गुणा 4 हमने करके देखा। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो निकल के कितना आया a ही निकल कर आया, क्या आया a ही आया ना। तो ये घात का पहला करनी का पहला नियम क्या होता है कि n अंडर रूट a की पावर अगर n है तो क्या निकल कर आएगा a ही निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा a ही निकल कर आएगा। ठीक है, करनी का दूसरा नियम। ठीक है, एक और ले लीजिए करनी का दूसरा नियम। चलिए एक और इस वाले का मान ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, इसका मान एक क्वेश्चन जिसका हमें क्या करना है सेकंड का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है 3 अंडर रूट 5 की पावर 3। ठीक है, ये दिया हुआ है हमको। अब इसका आपको क्या करना है, का मान हमको ज्ञात करना है। का मान अच्छा, ये हमारा फॉर्मूला बताया था अभी, कौन सा बन रहा है कि n टू n अंडर रूट a की पावर अगर n होता है तो उसका आंसर क्या आता है a आता है। तो सेम वही चीज़ अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, हो रही है नहीं हो रही है। तो इसका आंसर भी कितना आएगा 5 ही आएगा। क्या आएगा 5 आएगा। और कैसे आएगा, जब ये 3 अंडर रूट 5 की पावर 3 जब आप इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 5, ये अंडर रूट 3 कितने कितने में चला जाएगा 1/3 हो जाएगा। घात 3 है तो इस 3 को लेंगे, 3 से 3 कटेगा तो कितना बचेगा 5। कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब घात का दूसरा क्या निकालेंगे, घात का दूसरा नियम क्या है, घात का सेकंड नियम। घात का सेकंड नियम हमारा क्या है, नियम सेकंड ये कहता है, सेकंड है कि n अंडर रूट ए बी, n अंडर रूट ए बी बराबर होता है अंडर रूट n गुणा a गुणा n अंडर रूट b के। क्या होता है, आप इसको जब आप इसको किसके बराबर होता है, अगर n की मतलब अंडर रूट n घात n अंडर रूट ए बी, इसको हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं n अंडर रूट a में कि गुणा n अंडर रूट b में। कैसे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमको दिया हुआ है अंडर रूट 18। ठीक है, अंडर रूट हमको 18 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 18 अगर हमको दिया हुआ है तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इसका मान याद करिए कैसे। तो 18 को हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, 18 को हम तोड़ के ये भी तो लिख सकते हैं ना 9 गुणा 2, 9 दूनी 18 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं,
9 गुणा 2। अब ये 2 हो गए ए और बी हैं, तो आप इसको ब्रेक करके हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक जगह हमने 9 लिख दिया, एक जगह लिख दिया हमने 2। √9 गुणा √2 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब √9 को हम तोड़ भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 3 गुणा 3 कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? √2 को √2 ही लिखा। अब बताइए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? घात के रूप में लिख सकते हैं, होल स्क्वायर इंटू √2। अच्छा ये बताइए कि ये √3 का होल स्क्वायर गुणा √2। अच्छा ये अगर हम इसको घात को अगर हम घात के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं ज़रा बताना। घात को जब लिखेंगे तो 1/2 करके लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? 1/2 के रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। √2 ही रहेगा। अच्छा 2 जब हम इसको सॉल्व करेंगे गुणा √2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3 गुणा √2, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 √2 कैसे लिख सकते हैं? ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। क्या होगा? हमारा आंसर होगा। इसको हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्या है? घात का दूसरा नियम है। क्या नियम है? ये हमारा घात का दूसरा नियम है कि जब n√ab होता है तो इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं n⁴a n√a गुणा n√b। ये हमारा क्या है? घात का सेकंड नियम है। कौन सा नियम है? सेकंड नियम है। घात का कौन सा नियम है? हमारा करनी का हमारा सेकंड नियम है। क्या है? सेकंड नियम है। तीसरा नियम क्या है? ये रहा तीसरे नियम के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा क्या है नियम? नियम तीसरा हमारा क्या है कि जब अगर हम कहीं पे दिया हो n√a/b, क्या दिया हो? n√a/b अगर हम दिया हो तो हम इसको ब्रेक कर करके ऐसे भी लिख सकते हैं n√a/n√b। जैसे गुणा था ऐसे हम क्या कर सकते हैं? भाग का कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमको कहीं पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल में हमने ले सकते हैं कि कोई हमको कहीं पे दिया हुआ है कि 2 √24 121 का मान ज्ञात कीजिए। यानी 2 √24 बटे 121 का क्या करीजिए? मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? 2 क्या दिया है? 24 बटे 121। अच्छा ये बताइए 24 को हम तोड़ के छोटे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 2 √ कैसे लिख सकते हैं? 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 भी कर सकते हैं, या 8 तिया 24 कर लीजिए। 8 तिया 24 क्या होता है? 8 तिया 24। और 121 को कैसे कर सकते हैं? 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 होता है ना 121 का। अच्छा अब उसके अकॉर्डिंग 8 √3 प्रकार से √11 इंटू 11 अलग अलग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 √a 2 √3। इस प्रकार से 2 √11 का होल स्क्वायर करिए। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? देखिए √ जब खाली होता है आप 2 लिख भी सकते हैं, और ये खाली हो चाहे ना हो, अगर खाली होता है तो भी इसकी 2 ही वैल्यू होती है, और नहीं भी होता तो भी 2 ही होता है। तो हम इसको लिखना चाहें लिखें और नहीं लिखना चाहें नहीं लिखें। हमने लिख दिया ये √3। अच्छा जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 √11 गुणा 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 11 ही आएगा ना, क्योंकि बताया था मैंने फॉर्मूला। हमारा नियम एक क्या कहता है कि n √a की पावर अगर n है तो वो क्या हो जाता है? a हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए कि n √a
की पावर अगर n होती है तो वो क्या होता है, a के बराबर होता है। क्या बराबर होता है, a के बराबर होता है। तो आया। अब ये भी ऊपर भी सेम, तो यहाँ पे हो जाएगा 4√3/11। होगा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। इसमें एक नियम क्या करेगा, पहला वाला नियम जो हमने पढ़ा था, n√a की पावर n यदि होती है तो वो किसके बराबर होती है, a के बराबर होती है। तो इसका मान क्या निकल कर आया, 4√3/11। क्या आया, 4√3/11 इसका मान जो है निकल कर आया। देखिए तीसरा नियम हमारा यही कहता था। यहाँ पे इसको मैंने करा हुआ है सॉल्व, चेक कीजिए क्या है ना, तीसरा वाला सेम यही हमको करना था। हमने तीसरा वाला नियम कर लिया, ठीक है। चलिए फोर्थ नियम निकालते हैं। चौथा नियम क्या कहता है, करनी का हमारा चौथा नियम कहता है कि यदि अगर m√n क्या हो, m हो, √n हो और उसके ऊपर से क्या हो, √a हो। क्या हो, √a हो, तो ये बराबर किसके होता है, mn√a। किसके बराबर होता है, mn√a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, m√n(a) के बराबर होता है। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, अगर हमको कहीं पे दिया हुआ है कि 3√2√24, क्या दिया हुआ है, 3√2√24। जब इसका मान निकालने को कहा जाएगा तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 24। तो ये हो जाएगा 6√24। क्या कर सकते हैं, 6√24। आप चाहें तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 6√24 को अगर आप घात के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ज़रा ये बताइए। पहले तो आप 24 को ही सॉल्व कीजिए। हमने क्या किया, 24 को अगर हम सॉल्व करेंगे, ये 6 है तो 12 दूनी 24 लिख लीजिए। अगर हम 12 दूनी 24 भी लिखेंगे तो मान लीजिए इसको आप दूसरी तरफ ले जाके तो 12 दूनी 24 ऐसे कर सकते हैं, 1/6 कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, 12 दूनी 24 1/6। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा करनी का कौन सा नियम है, ये हमारा फोर्थ नियम कहता है। कौन सा नियम है, फोर्थ नियम है कि यदि अगर m√n और उसके ऊपर √a है तो ये किसके बराबर हो जाता है, mn√a। क्या हो जाता है, ये mn√a हो जाती है। नेक्स्ट हमारा पांचवा नियम क्या कहता है कि अगर n√a और उसकी पावर क्या है, m है। क्या है, उसकी पावर क्या है, m है, तो ये हमारा हो जाएगा n√a की पावर m। क्या इसमें चली जाएगी, ये a की पावर m, यानी वो किसके बराबर होगी, a की पावर m होगी। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि हमको दिया हुआ है 4√16। क्या दिया है, 4√16, इसकी पावर क्या दी गई है, 2 दी गई है। इसका मान याद कीजिए। जब हम इसको मान याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4√16 की पावर, इसको हम 16 की पावर 2 में डालेंगे। किस में ले लेंगे, 16 की पावर 2 में ले लेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 16 का होल स्क्वायर कितना होता है, 256। 16 का जो वर्गमूल होता है वह कितना होता है, 256 होता है। जब आप इसको 256 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 4 3। ये देखिए, इसके जब आप वर्गमूल करेंगे ना तो ये आएगा। अब इनको करिए, कितनी बार है ये, 2 की पावर 8 कितनी है, 2 की पावर 8 है। 2 की पावर कितनी है, ये 8 है। कितनी पावर है, 2 की पावर 8 है। हम चाहें मतलब 2 की पावर 8, आप इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। यानी क्या होता है कि n√a की पावर m को वो किसकी बन जाती है, n√a की पावर m जो है बन जाती है। तो देखिए पांचवा नियम मैंने लिखा हुआ है। पांचवा हमारा नियम है
ठीक है, ये रहा। पांचवा नियम जो अभी हमने क्या किया कि यदि अगर n अंडर रूट ए की घात अगर m हो तो वो क्या हो जाती है, n अंडर रूट ए की घात m हो जाती है। क्या हो जाती है, n अंडर रूट ए की घात क्या हो जाती है, m हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ वाला नियम कौन सा है, सिक्स्थ है c, क्या है सिक्स्थ, क्या है c अपॉन a प्लस एन अंडर रूट बी है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, अगर हमें c a प्लस एन अंडर रूट बी की घात कैसे निकाल सकते हैं, a माइनस मतलब इसके गुणा कर सकते हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ, उसके किससे अपोजिट, किससे कैसे मतलब ऋणात्मक, यानी जो नकारात्मक होता है ना उससे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको एग्जाम्पल में ये हमारा कौन सा नियम है, छठा नियम क्या कहता है, सिक्स्थ नियम हमारा ये बोलता है, देखिए क्या अगर हमें दिया हुआ है c a प्लस एन अंडर रूट बी, इसका मान ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, c a प्लस एन अंडर रूट बी गुणा a माइनस एन अंडर रूट बी से ऊपर और a माइनस एन अंडर रूट बी से नीचे, दोनों तरफ गुणा कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमें 5/2 माइनस अंडर रूट 3 का क्या करना है, मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, चलिए मान ज्ञात करते हैं। कैसे करेंगे, 5/2 माइनस अंडर रूट 3 है, ऊपर नीचे इसके अपोजिट साइनों से क्या कर दीजिए, इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 माइनस अंडर रूट 3 है तो इसकी ऊपर नीचे 2 प्लस अंडर रूट 3 से क्या कर दी हमने, इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अच्छा करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 प्लस अंडर रूट 3। अच्छा ये बताइए ये क्या है, a है b है, अच्छा a प्लस बी और a माइनस बी होता क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है या नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। हुआ है नहीं हुआ, तो अब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 प्लस 5 अंडर रूट 3 और कितना हो जाएगा 2 की होल स्क्वायर करेंगे 4 माइनस अंडर रूट 3 देगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना यहाँ बचेगा 3, रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कितना बचा 3। तो आंसर कितना आ गया, 10 प्लस 5 अंडर रूट 3। क्या हो गया, हमारा आंसर निकल के आ गया। आया या नहीं आया, तो इस प्रकार से ही हमारा इसका कौन सा है, ये हमारा नियम 6 होता है। क्या है, हमारे नियम 6 है, किसका, करनी का। करनी के हमारे यही नियम है, इसी के ज़रिए हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। और देखिए कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं अब, चलिए कुछ क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। फर्स्ट आप मुझे सबसे पहले मान ज्ञात करिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, निकालिए अब तक जो हमने पढ़ा है उसके बेस पे एक निकालिए। सबसे पहले निकालिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 अंडर रूट 625 और ये दिया हुआ है हमें 3 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए मान ज्ञात कीजिए किसका, 4 अंडर रूट 625 और इसकी पावर कितनी दी हुई है 3। हमको क्या करना है, इसका अपना मान ज्ञात करना है। कैसे कर सकते हैं, फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर हमको क्या दिया हो, n अंडर रूट a
और उसकी पावर यदि हमको m दी हुई हो तो क्या कैसे ये किसके बराबर होती है, n अंडर रूट a की पावर m के बराबर, किसके पावर, a की पावर m के बराबर। तो लगा दीजिए 4 अंडर रूट 625 की पावर कितनी है, थर्ड, कितनी है, थर्ड है। तो आप ये बताइए जो हमारा 5 है 625 को हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, 625 को आप तोड़िए, सबसे पहले घात के रूप में तोड़ दीजिए इसको। तो ये 5 की पावर 4 करिए, 5 इंटू 5 पचम 25, 25 की गुणा 125 और 25 गुणा 125 गुणा 5 बार कितने करेंगे, 625 होता है। कितना होता है, 625 होता है। इसकी पावर कितनी होगी, थर्ड। अच्छा ये बताइए अंडर रूट 4 को जब आप करते हैं मतलब अंडर रूट 4 को जब हम घात के रूप में लिखते हैं तो क्या आता है, 1/4 के रूप, 1/4 आता है, नहीं आता, 1/4 में कर देते हैं। तो आप इसको किस में कर दीजिए, 1/4 में करिए, 1/4 और गुणा 3 है ना, 3 भी है ना, तो 5 की पावर 4, तो ये कितना है 3/4। अब 3/4 है तो 5 4 इंटू 3/4 करिए, 4 से 4 कैंसिल, बचा कितना 5 की पावर 3। अब 5 की पावर 3 होता कितना है ज़रा बताएं, 125। कितना होता है, 125, और 125 ही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। कितना होगा, 125 ही हमारा इसका आंसर हो गया। समझ में आया, 125 ही इसका क्या होगा, आंसर हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, अंडर रूट a और इसकी पावर है 1/3 का मान 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। करिए, अंडर रूट 8 और 1/3 का हमको क्या करना है, मान जो है वो ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, अंडर रूट 8 को सबसे पहले क्या करना है, हमको छोटे फॉर्म में तोड़ लेना है। किसी फॉर्म में तोड़ना है, छोटे फॉर्म में तोड़ लेना। 8 को आप ये बताइए, अंडर रूट 8 को जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, आप इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 2/3, ठीक है, 2/3 में हम तोड़ सकते हैं, नहीं सब तोड़ सकते, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, और कितना 1/3। अच्छा, अंडर रूट को जब हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये घात के रूप में लिखेंगे 1/2, 2 की घात कितनी है 3, 2 की घात हमारी है कितनी 3, तो इसको क्या करेंगे 1/2 गुणा 1/3, तो 2 की घात 3 और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 2 3 गुणा 1/6, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 की कितना आया 1/2, कितना है 1/2 आया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 को अंडर रूट 2 कैसे लिख सकते हैं, 1/√2, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अंडर रूट 8 1/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान जो है निकल कर आएगा, वो कितना निकल कर आएगा, अंडर रूट 2, कितना आएगा, अंडर रूट 2 इसका क्या आएगा, मान निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन करते हैं। तीसरा हमको निकालना है कि 3√64 का क्या निकालना है, हमको मान ज्ञात करना है। क्या करना है, का मान ज्ञात करना है। सिंपल है, 3 अभी एक बार मैं करवा भी चुकी। 64 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 64 को कैसे तोड़ सकते हैं, 64 को हम तोड़ सकते हैं 4 की पावर 3 के रूप में। किसमें, 4 की पावर 3 क्या होता है, 64 ही होता है। इसको 4 की पावर 3 64 करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको आप घात के रूप में अगर हम लिखेंगे 4 की पावर 3 और इसका घात लिख देंगे 1/3, तो ये हो जाएगा